हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर से मैं एसएसटी का एग्ज़ाम पेपर लेकर आई हूँ जिसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। और नेक्स्ट पेपर एसएसटी में यही एसएसटी का पेपर देखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सेक्शन ए हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 कॉजेज बताइए किसके, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के। तो फर्स्ट है जलियांवाला बाग मैसार, ठीक है, जो 1990 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक सेकेंड, द ब्रिटल फायरिंग, ठीक है। अभी ठीक है। द ब्रिटल फायरिंग ऑर्डर्ड बाय जनरल डायर के द्वारा की गई थी। पीसफुल क्राउड थी, ठीक है, जिस पर उन्होंने क्या कर दी थी, अचानक से फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। इट एक्सपोज द इनह्यूमन फेस ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, यानी कि उन्होंने पूरे मतलब उसके दौरान इनह्यूमैनिटी दिखाई थी, ठीक है, जो बहुत बड़ी संख्या में एंगर के रूप में क्या हुआ था, उभरा था। रॉबर्ट एक्ट क्या है, ये भी 1919 में हुआ। इसमें लिखा हुआ इट अलाउड द ब्रिटिश टू अरेस्ट पीपल विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के, बिना अपना लॉयर हायर किए ब्रिटिश ने क्या किया था, लोगों को अरेस्ट करना चालू कर दिया था। इंडियंस फेल्ट देयर सिविल राइट वर कंप्लीटली टेकन अवे, ठीक है, यानी कि उनके जो सिविल राइट थे, बेसिक राइट्स थे, उनको कंप्लीटली अपने पास ले लिया, ठीक है, और उनकी कोई सुनवाई करने की या सुनने के तैयार नहीं थे। कौन, ब्रिटिश जो थे वो, ठीक है। तो ये 2 कॉजेज हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के, जो बुरी तरीके से वो इसके बाद क्या हुआ था, भड़क गया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, एनालाइज द स्टेटमेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, क्लियर एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयता का। तो ये स्टेटमेंट एनालाइज करनी है। तो ट्रांसफर ऑफ सॉवेरेनिटी टू द पीपल, द रेवोल्यूशन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट रेस्ट विद द पीपल नॉट द किंग। जो किंग को पावर ना ट्रांसफर होके किसके पास पावर ट्रांसफर हुई थी, लोगों के पास। तो ये एक राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीयकरण का क्या था, एग्जाम्पल था। दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल सिंबल्स के डेवलपमेंट हुए, जैसे कि फ्रेंच फ्लैग का, नेशनल एंथम का, न्यू यूनिफॉर्म का, आइडिया ऑफ द फादरलैंड क्रिएटेड नेशनल यूनाइटी, ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये पता चलता है कि नेशनलिज्म क्या हो रहा था, फैल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू द रोल ऑफ द फार्मर इन द सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट के बारे में रिव्यू करिए या उसके बारे में बताइए, ठीक है, कि उसने कैसे भागीदारी ली, किसमें, इंडियन के मतलब जो आज़ादी में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कहता है फर्स्ट, रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस। सबसे पहले सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट ने, असहयोग आंदोलन ने रिफ्यूज कर दिया था टैक्सेस को पे करना, ठीक है। फार्मर स्टॉप कर दिए थे पेइंग लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैवी टैक्सेस की वजह से और हाई रेंट की वजह से, ठीक है। थर्ड था डिमांड फॉर रिडक्शन फॉर रेवेन्यू। उनकी डिमांड थी कि रेवेन्यू को क्या किया जाए, कम किया जाए, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू क्या कर दिया गया था, बहुत बढ़ा दिया गया था। ड्यू टू क्रॉप फेलियर और पॉवर्टी और पीजेंट डिमांडेड द लोअरिंग ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द रिमिशन ड्यूरिंग फेमिनाइन, ठीक है। अगर कोई बारिश हो जाती है या किसी वजह से भी फसल खराब हो जाती है तो वो रेवेन्यू कहाँ से पे करेंगे, तो उनकी डिमांड थी कि रेवेन्यू को रिडक्ट किया जाए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है पार्टिसिपेशन इन बॉयकॉट्स। उन्होंने बॉयकॉट मतलब असहयोग आंदोलन या बॉयकॉट्स एक तरीके से बोल दो कि उन्होंने चालू कर दिया था। बॉयकॉट्स किस किस के, फॉरेन गुड्स के चालू किए थे। सपोर्टेड ऑफ नेशनल लीडरशिप, यानी कि नेशनल जो हमारे देश में वस्तुएं बनती थी उनको सपोर्ट में आ गए थे, ठीक है। लॉयर ने कोर्ट जाना बंद कर दिया था, ठीक है। टीचर्स ने स्कूल जाने बंद कर दिए थे, और जितने भी मतलब गवर्नमेंट जॉब में इंडियंस लगे हुए थे उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों को क्या कर दिया था, स्किप कर दिया था। ऑर्गेनाइजिंग रैलीज और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके ऑप्शन में है ये कि ये वाला अटेम्प्ट करिए या फिर ये डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ डांडी मार्च के बारे में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिलता है, प्लस हमारे पास अभी प्री बोर्ड भी बाकी है। ये तो हम प्री बोर्ड का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, या प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आने वाला है वो प्री बोर्ड आने वाला है, तो उसमें भी डांडी मार्च आ सकता है। प्री बोर्ड नहीं तो बोर्ड एग्जाम में तो जरूर
देखने के लिए मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़कर ही जाना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि दांडी मार्च का आउटकम क्या था, ब्रोक द सॉल्ट लॉ। इन्होंने क्या कर दिया था, जो गांधी जी है उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था, क्योंकि नमक पर भी ब्रिटिश जो थी उन्होंने क्या कर दिया था, कर लगा दिया था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, वो लॉ ब्रेक किया था, क्योंकि जो नमक है वो क्या है, एक नॉर्मल है जो मोस्टली सभी के घरों में यूज होती है। तो उस पर टैक्सेस के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, विरोध जताया था। किसने, गांधी जी ने। तो गांधी जी मेड सॉल्ट एट दांडी ओपनली डिफाइंग ब्रिटिश लॉस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, स्प्रेड ऑफ मास मूवमेंट। इन्होंने खूब बड़ा मूवमेंट चलाया, 1000 ज्वाइन द मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। इंडिया से कम 1000 लोग जो थे उन्होंने ज्वाइन किया। मेकिंग द नेशन वाइड स्ट्रगल किया इन्होंने, लैड ऑफ सिविल डिसओबीडेंस, ठीक है। द मार्च इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ ब्रेक अनजस्ट लॉज स्टार्टिंग द सिविल डिसोवेंट मूवमेंट। और इसी की वजह से सिविल डिसोवेंट मूवमेंट क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 4th है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th में बताया गया है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के यूनिफिकेशन को आप क्या करिए, डिस्क्राइब करिए। तो लीडरशिप ऑफ रशिया अंडर ऑटो वॉन बिस्मार्क लेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस। यूनिफिकेशन प्रोसेस किसने शुरू किया, पर्सिया ने, ठीक है। 3 वॉर्स ऑफ यूनिफाइड जर्मन स्टेट, जैसे कि डेनमार्क की वॉर हुई 1864 में, ऑस्ट्रिया की 1866 में, और फ्रांस की 1870 से 71 के बीच में देखने के लिए मिली। प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर 1871 में हुआ। किंग विलियम फर्स्ट ऑफ रशिया वॉज डिक्लेयर जर्मन एम्परर एट वर्साइल्स, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में, इसको सिलेक्ट कर, मतलब इसको सॉल्व करिए, या फिर क्या करिए ये वाला कि नेपोलियन कोड, 3 पॉइंट बताइए नेपोलियन कोड पे। तो रिमूवल ऑफ द फ्यूडल प्रिविलेजेस एंड सर्फडम एंड द फ्यूडल ड्यूज, और इक्वालिटी दिखाई बिफोर द लॉ, इंश्योर इक्वल सिविल राइट फॉर ऑल मेंस, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इन्होंने ये सारी चीजें दिखाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वो सेक्शन बी पर, जो ज्योग्राफी का है, ठीक है। ज्योग्राफी में पूछा गया है कि मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ एल्वियल सॉइल। एल्वियल सॉइल के 2 फीचर्स बताने हैं। तो सबसे पहले है हाई फर्टिलिटी, ठीक है। एल्वियल सॉइल क्या करती है, हाई फर्टिलिटी देती है, अधिक उपजाऊ क्षमता देती है, ठीक है। रिच इन पोटास से रिच होती है, लाइम फॉस्फोरिक एसिड इसमें पाया जाता है। आइडियल होती है एग्रीकल्चर के लिए, फसल उगाने के लिए सबसे अच्छी जो सॉइल पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, एल्वियल सॉइल है, ठीक है। फाउंड इन रिवर वैली, मोस्टली नदियों जहाँ जिन क्षेत्रों से बहती हैं उन क्षेत्रों पे देखने के लिए मिलती है। फॉर्म्ड है डिपोजिशन ऑफ रिवर लाइक गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो मिट्टी बहाकर लाती है उसके डिपोजिशन से ये जो फील्ड होते हैं या मैदान होते हैं बनते हैं। 6 है डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग विद एग्जाम्पल, कि परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है क्या, और इसका एग्जाम्पल बताइए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, और इसके ऑप्शन में भी एक और क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की, ठीक है। फार्मर्स कल्टिवेट स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं या फसल उगाते हैं। यूज ऑफ ट्रेडिशनल टूल यूज करते हैं, सिंपल लाइक होए, डाव और डिगिंग स्टिक्स का यूज किया जाता है। मॉडर्न फार्मिंग का यूज इसमें नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है 3rd पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन नेचर पे डिपेंड होते हैं। बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, ऐसे रिलाइज हैविली ऑन मानसून नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्रैक्टिसाइज ऑफ रीजन लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन जमूइंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या देखने के लिए मिलती है परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट है हमारा मेंशन एनी 4 टेक्नोलॉजिकल इको फार्म फॉर एग्रीकल्चर। ध्यान से देखना इसको कि टेक्नोलॉजिकल इको फार्म बताने इसके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन सेव कर सकते हैं इससे वाटर को, सोलर पावर पंप्स फॉर इरिगेशन सेव कर सकते हैं वाटर को, ठीक है। और या इससे सिंचाई कर सकते हैं। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग टू प्रोटेक्ट सॉइल हेल्थ को ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन या इस क्वेश्चन दोनों में अथवा में क्वेश्चन है, कोई भी एक अटेम्प्ट कर लेना, आपकी मर्जी है कौन सा तैयार करके जाते हो। सजेस्ट एनी 4 मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में 4 मेजर्स बताने हैं। तो एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, बैनिंग हंटिंग एंड पॉन्चिंग
अफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें से वाइल्ड लाइफ क्या हो सकती है, हमारी कंजर हो सकती है। फिर एक और अथवा में और में क्वेश्चन दे रखा है, वाटर इज अवेलेबल इन अबंडेंट येट देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की स्कार्सिटी यानी कि पानी की दुर्लभता के बारे में बात की गई है। एनालाइज द स्टेटमेंट विद द 4 कॉजेज, उसके 4 कॉजेज बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, इसीलिए ऐसे देखने के लिए मिलता है। रेनफॉल वेरीज जनरली अक्रॉस रीजन, पूरे भारत में जो रेनफॉल है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, एक्सेसिव पंपिंग की जा रही है एग्रीकल्चर की वजह से, तो स्कार्सिटी देखने के लिए मिलती है। पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो गया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज वेस्ट की वजह से, जो लोग क्या करते हैं रिवर्स वगैरह में क्या करते हैं डाल देते हैं, इसलिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए भी मोर डिमांड हो रही है वाटर की, जिससे वाटर शॉर्टेज देखने के लिए मिलता है। तो ये 4 कारण है स्कार्सिटी ऑफ वाटर के, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन सी हमारा, ठीक है। सेक्शन सी जो है वो पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस में क्या कहा गया है हमारा कि वाई इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट। मैं आपको इतना जल्दी जल्दी इसलिए ही करा रही हूँ कि ये जल्दी से आपके पास पेपर पहुँच जाए, आंसर आपके पास है ही, थोड़ा थोड़ा समझा दे रही हूँ। आपको क्या करना है, बस रिवाइज करना है, लर्न करना है, उसके बाद आपको पेपर देने जाना है। पेपर सेम टू सेम यही देखने के लिए आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक। वाई इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट, ये क्या करती है, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जैसे पावर इज डिवाइडेड ऑन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में है। क्रिएट चेक्स एंड बैलेंसेस, ईच ऑर्गन रिस्ट्रेन द अदर, प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन महात्मा गांधी व्यूज ऑन द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये बोलते हैं महात्मा गांधी का व्यू एक्सप्लेन करिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस और पॉलिटिक्स में क्या म्यूचुअल था इनके बीच में, ठीक है, क्या सेम था। तो रिलीजियस गाइड मोरल वैल्यू, गांधी बिलीव्ड ट्रू रिलीजियस टीचेस ह्यूमैनिटी, जस्टिस और ट्रुथ, दीज शुड गाइड पॉलिटिक्स, ये क्या करते हैं गाइड करते हैं इसी के थ्रू, किसको, पॉलिटिक्स को। नो डिवीजन बिटवीन एथिक्स एंड पब्लिक लाइफ, कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए एथिक्स में, नैतिकता में और पब्लिक लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th पे, पॉलिटिकल पार्टी आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेसेसरी कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए, एक्सप्लेन इट, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो दे कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन करवाती हैं, प्रोवाइड कैंडिडेट, ऑर्गेनाइज कैंपियंस, ठीक है, और पूरा जो वोट का प्रोसेस है वो यही क्या करती हैं, सिलेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दे फॉर्म गवर्नमेंट, द मेजोरिटी पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट, तो कौन गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट्स जिसके लिए डाले जाते हैं, जिसकी मेजोरिटी होती है मैक्सिमम, उसके विधायक हैं या एमपीज हैं, एमएलएज हैं, चुने जाते हैं वो, ठीक है। दे शेप पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, हेल्प पीपल अंडरस्टैंड इशू, मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, वो अपनी बता देते हैं चुनकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनालाइज द पॉजिटिव आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, का पॉजिटिव आउटकम क्या है उसको एनालाइज करना है। तो इंश्योर इक्वालिटी और जस्टिस है, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली, ठीक है, यानी कि आराम से सारी चीज़ों का क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। अलाउज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, कहा ही जाता है, सिर्फ बुक्स में है ऐसा, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोट डिग्निटी, डिग्निटी को प्रमोट करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है और में क्वेश्चन है एक, ठीक है, जिसमें बोला है हाउ डज डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हार्मनी अमंग सोशल डाइवर्सिटीज़, जो सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग हैं, लोगों के धर्म, जाति, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें, तो इस्टेब्लिश करना है इसमें हार्मोनी, तो कैसे होगा ये, गिव इक्वल राइट दो सबको, हर किसी ग्रुप को, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, और सिख हो, इन सबको इक्वल राइट्स देनी चाहिए। इनकरेज करना चाहिए डायलॉग, यानी कि अपने भाषण में, अपने डिस्कशन में, ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, इन सब चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए, कहना चाहिए अपनी बात को, और इनकरेज करना चाहिए सारे रिलीजियस को, ठीक है। रिड्यूस सोशल टेंशन, जिससे सोशल टेंशन भी रिड्यूस होती है थ्रू पॉलिटिकल अकोमोडेशन, ठीक है, पॉलिटिकल अकोमोडेशन के थ्रू। अब हम आ जाते हैं सेक्शन डी पर, जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हमें क्या हो जाए, पेपर टाइम से आपके पास तक पहुंच जाए, ठीक है, इसीलिए
मैं जल्दी जल्दी ये बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बताया गया, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी जहाँ पर भी आपको देखने के लिए उसका मतलब है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो काफ़ी लंबे समय तक चले, ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट है तो रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इनको लंबे समय तक चलाना है जिससे ये आने वाली फ्यूचर के लिए भी क्या रहें, बचे रहें, सेव रहें। रिसोर्सेज आर लिमिटेड फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ओवर यूज टूडे विल बी लीव नथिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो इनको फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ओवर यूज़ हो रहा है, ये इशू है हमारे लिए अभी। ठीक है, अवॉइड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी कि पेड़ का काटना, पानी को हार्म पहुंचाना, फॉरेस्ट को हार्म पहुंचाना, ये हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे देखने के लिए मिलेगी। अगर हम नेचर से छेड़छाड़ करते हैं तो नेचर भी हमें क्या करता है, उसी रूप से जवाब देता है। ठीक है, तो इंश्योर लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ लैंड, वाटर और फॉरेस्ट की बनाए रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई इज द ग्रोथ ऑफ टेरिटरी सेक्टर का मतलब क्या है, सर्विस सेक्टर। क्या है टेरिटरी सेक्टर का मतलब, सर्विस हमारा सेक्टर। ठीक है, जिसमें डॉक्टर, टीचर, ये सारा आता है। तुम क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए तुमको। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिया, कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, गिव एनी 3 रीजन। प्रोवाइड इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ सर्विस है, बैंकिंग सपोर्ट है, सारे सेक्टर को। तो ये नहीं होंगे तो हमारे काम और भी मुश्किल बन जाएंगे। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, लार्ज ग्रोइंग जॉब देखने के लिए मिलती है। सेक्टर मेडी के सबसे ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। सपोर्ट्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर्स, इंक्रीज इफिशियंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कौन, सर्विस सेक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के बारे में बात की गई है। बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल एग्जामिन द स्टेटमेंट। जब ये ग्रुप बना लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मिलकर आपस में क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो ये ग्रुप कैसे काम करता है या कैसे हेल्प करता है एक दूसरे की, ग्रुप बेस्ड लोन विदाउट कोलेट्रल के हम क्या कर सकते हैं, लोन मिल सकता है। बैंक लैंड टू अ ग्रुप नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, सेकेंड है इनकरेजेस सेविंग, इनकरेज होती है जिससे हम अपना हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं और सेव करके रखते हैं। मेंबर्स सेव रेगुलरली और यूज फंड व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है फिर इस फंड का क्या कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं। थर्ड है बिल्ड्स क्रेडिट वर्थनेस। ठीक है, रेगुलर रीपेमेंट हेल्प करती है मेंबर को बिगर लोन के लिए भी। ठीक है, अगर हम रेगुलरिटी से अपने पेमेंट करते रहेंगे तो हमें बड़ा लोन भी इसके थ्रू मिल सकता है। ठीक है, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, हेल्प इन द इनकम जनरेशन एक्टिविटी है जो हमें क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है,